मार्केट के लिए आज जो इम्पोर्टेंट क्यूज़ हैं, एक बार मैं आज क्योंकि सबसे बड़ा क्यू फिर इन्फोसिस ही है। हाँ। एक बार इन्फोसिस से ही शुरुआत करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट, कल एडीआर 8.4% उछला। अब देखिए क्या है, हम यहाँ पर स्टॉक यहाँ पर ऊपर था करीब करीब 2%। हमारा स्टॉक जो था, एक बार उसको भी फायर कर दीजिए। कल करीब करीब आई थिंक एक बार चेक कर लेता हूँ, हाँ 2% ऊपर था। तो आप ये मान के चलिए कि करीब करीब 6% का आपको एक डिफरेंशियल सेट करना है यहाँ पर, ठीक है। इन्फोसिस ने, बाकी खैर सबने अच्छे नंबर्स दिए हैं, लेकिन इन्फोसिस ने सबसे शानदार नंबर्स दिए और यही मार्केट प्राइसिंग करने की कोशिश भी कर रहा था कि इन्फोसिस के नंबर सबसे अच्छे होंगे। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ 3.6% बढ़ा है, जबकि 2.5% का अनुमान था। एक आध नोट्स हैं जो ये भी कह रहे हैं कि इनमें कुछ वन ऑफ्स हैं, कुछ एक्विजिशन की वजह से, लेकिन मैं फिर भी उनको मतलब इतनी तवज्जो नहीं दूंगा, क्योंकि ओवरऑल कमेंट्री बहुत अच्छी थी। टीसीएस की कमेंट्री बहुत अच्छी थी, उसके बाद अभी इन्फोसिस की कमेंट्री। 5 क्वार्टर तक इन्फोसिस स्ट्रगल कर रहा था। अच्छा, 5 क्वार्टर में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी आशीष। 5 क्वार्टर में नंबर के बाद बॉटम बना था। ओके ठीक है। हाँ। मेरा ये मानना है कि आज भी नंबर के बाद टॉप नहीं बनेगा, नंबर के बाद बॉटम ही बनेगा। जो आज का इन्फोसिस का लो होगा ना, वो काफ़ी टाइम तक रहेगा। इन्फोसिस जब भी अच्छे नंबर्स देता है ना, नॉर्मली उसके बाद स्टॉक अगले 3 से 6 महीने आउट परफॉर्म करता है, उस दिन के मूव के बावजूद, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए FY25 के लिए जो उन्होंने रेवेन्यू गाइडेंस है वो 1 to 3% से बढ़ाकर किया 3 to 4%। और बहुत लोग मान रहे हैं कि ये भी वो कंजर्वेटिव है, क्योंकि ये इन्फोसिस है और भी हमेशा कंजर्वेटिव रहते हैं, तो कंजर्वेटिव है ये। और 20 से 22% पर उनका मार्जिन गाइडेंस है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे बड़ा सेक्टर क्या होता है आईटी कंपनियों के लिए? BFSI, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, वहाँ पर रिकवरी आ रही है, ये सबसे बड़ा पॉजिटिव है। अच्छा, ये तो मेरा व्यू हो गया। अब मैं सारे के सारे जो बड़ी ब्रोकरेजेस है ना, उनके व्यूज़ के साथ आपको एक व्यू दे रहा हूँ। गोल्डमैन सैक्स ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है 1870 का टारगेट दिया है, बाय की रेटिंग है उनकी, और उनका ये मानना है कि उनके टर्म्स में देयर इज अपसाइड रिस्क टू गाइडेंस। मतलब जो गाइडेंस उन्होंने दी है वो कंजर्वेटिव है, इसके लिए उसको अपसाइड रिस्क बोल रहे हैं। और डिमांड काफ़ी सुधरने वाली है, ये कमेंट्री की एक क्लियर हाईलाइट है। और अब तक की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डील विन हिस्ट्री में इन्फोसिस की, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। सिटी क्या कह रहा है? सिटी बोल रहे हैं कि खरीदारी की राय है यहाँ पर, और 1860 का इन्होंने टारगेट बढ़ाया है। और जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी शानदार हैं। टीसीवी मतलब जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं उनके, वो 87% बने हैं, और इनका टॉप पिक इस सेक्टर में इन्फोसिस है। एक चीज़ जो सिटी कह रही है कि क्योंकि पिछले 45 डेज में ऑलरेडी स्टॉक 25% चल चुका है, इसके लिए हो सकता है कि थोड़ी अपसाइड कैप दो नियर टर्म में। बर्नस्टाइन क्या कह रहा है? बर्नस्टाइन ने टारगेट बढ़ाकर किया है आशीष 2100 का, ठीक है। रेवेन्यू, मार्जिन और ईपीएस यहाँ 10 क्वार्टर्स की अब तक की सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हुई है। BFSI और AI दोनों में एक शानदार तेज़ी है, उसकी वजह से एक ट्रेंड की शुरुआत हुई है। ये मैं सिर्फ हाइलाइट्स बता रहा हूँ कुछ ब्रोकरेजेस की। नमूरा ने टारगेट रेस किया है 1950 पर। उनका ये मानना है कि हर पैमाने पर शानदार नंबर्स हैं, गाइडेंस बहुत शानदार है, एक्विजिशन की वजह से भी एक सपोर्ट मिला है। इन्होंने FY25 to 26 का EPS बढ़ाया, अपना 2 to 3% किया है, बढ़ाया है, और टॉप पिक अभी भी इनकी मेंटेन है नमूरा की। और फाइनली जेफरीज क्या कह रहा है? जेफरीज भी बाय दे रहा है। टारगेट इन्होंने किया 2040 का। पहले क्वार्टर के नंबर्स बहुत अच्छे हैं, और गाइडेंस वो भी कह रहे हैं कि कंजर्वेटिव है 3 to 4%। ये तो आप मान के चलिए कि गाइडेंस एक कंजर्वेटिव है 3 to 4% की, और BFSI में रिकवरी के संकेत हैं, ये पॉजिटिव है। और FY24 to 27 में EPS में 10% की ग्रोथ पॉसिबल है। मैं जो चीज़ कह रहा हूँ ना कि वापस इसका वैल्यूएशन 30 टाइम्स पहुँचेगा, ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर आप 10% का EPS कैकर दे सकते हैं तो, और विजिबिलिटी दिख रही है, तो मार्केट वापस इसको वो 30 टाइम्स देगा। लॉस मेकिंग कंपनियों को मार्केट आजकल इतनी वैल्यूएशन दे रहा है, ऐसे ऐसे स्टॉक्स को मार्केट 60 70 टाइम्स दे रहा है, तो IT को क्यों नहीं वापस 30 टाइम्स मिलना चाहिए? अब यहाँ से IT में करना क्या है? देखिए, इन्फोसिस तो बड़ा गैप अप के साथ शुरुआत हो जाएगी, उसके बाद आपको उसको चेज करना है नहीं करना, वो जब हम बिग स्टॉक्स पे आएंगे तब चर्चा करेंगे। BFSI स्पेस में अब जो बाकी की कंपनियां हैं ना, उन पर फोकस करें, जैसे विप्रो हो गई, एम्फेसिस हो गई, इस तरीके जिनके नंबर अब तक नहीं आए बेसिकली, उनमें अगर आप चाहें तो थोड़ा सा एक व्यू ले सकते हैं कि वो उनको अगर प्रीएम्प्ट करना हो तो। और मैं आपकी एक बात से सहमत हूँ, आपने जो अपनी टीम में जो कुछ IT रेड लिए भी हैं, वो भी मुझे लग रहा है कि लोगों के अंदर इतनी भूख है इस समय IT की कि अगर वो नीचे खुलेंगे तो उनमें भी रिकवरी आ जाएगी, ये भी पॉसिबल है। तो इसके लिए एक शानदार मूव। इसको बस एक चीज़ की गलती ना करें कि बस आज जहां खुला वहां खरीद के कि आज की आज मैं पैसा बना लूं, वो नहीं होगा। वो मतलब मार्केट इतना आपको चैरिटेबल नहीं होगा। वो अगर आप आज ले रहे हैं
तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि फिर आपको 3 से 6 महीने होल्ड करना पड़ेगा। अब तक जो चला आ रहा था वो बहुत सिंपल था कि आपको क्लियर स्क्रीन बता रही थी कि आपको खरीदना है। आज कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे और एक ओवरऑल मार्केट में भी एक प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आ सकती है। वैसे पुट कॉल रेशियो 1.41 हो गया है। आप देखिए डिफेंस स्टॉक्स को ऑलरेडी लोगों ने थोड़ा सा डाउनग्रेड करना शुरू कर दिया, तो मार्केट में थोड़े बहुत रिस्क हैं अब इस समय इन लेवल्स पर। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि बस अब मार्केट ये वन वे ही चलेगा यहाँ से, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लेकिन आईटी एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर मेरा ये मानना है कि आप यहाँ पर भी लेंगे अगर, देर सवेर आपका बड़ा पैसा बनेगा। लीजिए भाई साहब, और ये इन्फोसिस ही है जो शायद हमारे गिफ्ट निफ्टी के संकेतों को हरे में रखा हुआ है। अदरवाइज क्विकली थोड़ी सी पिक्चर दिखाता हूं। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है हम 50 पॉइंट ऊपर खुलेंगे। एशिया देखिएगा आपकी स्क्रीन पे, सारा एशिया लालम लाल हो चुका है। पूरा एशिया 1% से 1.5%, आधा परसेंट, मतलब मीनिंगफुल नॉक्स हैं पूरे एशिया में। और प्लेट फ्लिप करके कल का यूएस दिखाइएगा। कल फाइनली वाकई प्रॉफिट टेकिंग आई। वो डाउ जो आउट परफॉर्म कर रहा था कल 1.25% गिरा। तीनों बेंचमार्क अच्छे खासे लाल में, बाकी दोनों 3/4 कमजोर थे। प्रॉफिट टेकिंग का मूड यूएस से बना, एशिया दबाव में, पर हमारा गिफ्ट निफ्टी इन ग्रीन है। शायद ये इन्फी, शायद ये आईटी का ही रब ऑफ है जो हमें थोड़ा सा संभालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये जो ग्लोब से आज लालम लाल सब कुछ दिख रहा है, उसके पीछे की कहानी क्या है और दरअसल हमारे लिए क्यूज कैसे हैं। अब नीरज जी, गुड मॉर्निंग, क्या लग रहा है? तो बिल्कुल आपने सही कहा कि यूएस में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग थी, इसके अलावा कुछ भी और रीड करने की ज़रूरत नहीं है। कल वहाँ पे अभी तक हम लोग देखते थे कि आईटी वाले गिर रहे थे, ये डॉ कंपोनेंट वाले, ओल्ड इकॉनमी चल रहे थे, कल सब गिरे हैं। चाहे वो छोटे स्टॉक हो, रसेल हो, बड़े स्टॉक हो, आईटी हो, सब में प्रॉफिट बुकिंग हुई है और ज़ोरदार प्रॉफिट बुकिंग थी कल। क्यों हुई प्रॉफिट बुकिंग? ऐसा क्या कल बदल गया? तो ऐसा कुछ नहीं बदला है, केवल थोड़ी सी जो अनसर्टेनिटी बनी है वहाँ पे पॉलिटिकल सर्कल में, उसकी वजह से हुआ। जैसे वाइट हाउस सैंक्शन लगाएगा चाइना के चिप वाले एक्सपोर्ट पे, ट्रम्प भी कह रहे हैं कि हम ताइवान का, तो ये जो एक अनसर्टेनिटी बनी, इसकी वजह से लोगों ने थोड़े से प्रॉफिट ले लिए। और वहाँ भी अर्निंग सीजन चल रहा है, अभी तक मिक्स है, वन साइडेड तेजी वाले नंबर भी नहीं है, ना वन साइडेड कमज़ोर नंबर है, मिक्स नंबर आ रहे हैं। तो लोगों ने थोड़े से प्रॉफिट लिए, क्योंकि मार्केट जो है अगर आप ध्यान से देखें तो 5700 का ईयर एंड टारगेट था S&P का, 5650 तक गया है वो। तो फिर वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग तो बनेगी और इसके अलावा कोई फंडामेंटल चेंज नहीं वहाँ पे। तो कल का दिन सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग का था और सब में हुई, गोल्ड में भी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, क्रूड में भी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। तो एक ग्लोबली प्रॉफिट बुकिंग का सेशन कल था, इससे ज़्यादा और कुछ वहाँ पे रीड करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वीक काफ़ी और बड़ी बड़ी कंपनीज़ के, रिटेल कंपनी के रिजल्ट्स आने हैं, तो मार्केट उस पर रिएक्ट करेगा। लेकिन एक जो थ्योरी एकदम इंटैक्ट है वो रेट कट की है, और अब ऑलमोस्ट लोग मान के चल रहे हैं कि डील डन है, सितंबर में तो कट होना ही होना है, और जुलाई में अगर आ गया तो फिर बहुत बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज होगा। मुझे लगता आ सकता है अगले हफ्ते है फेड की बैठक। हाँ। अगले हफ्ते हो सकता है बाइडेन साहब का भी क्लैरिटी आ जाए। हाँ, बाइडेन साहब के ऊपर तलवार लटकी, वो खुद भी कह रहे हैं सामने आ जाए कि पता नहीं, टाइम आ रहा है, शायद माहौल ऐसा बनता ही चला जा रहा है। खैर, वो सब न्यूज डेवलपमेंट जब आएंगे तब उस पर बातचीत होती रहेगी। ग्लोब में थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग का मन है। यूएस ने बहुत तगड़ा आउट परफॉर्म भी कर रखा है, खैर तो मुनाफा से, लेकिन उसका रब ऑफ पूरा एशिया पे पड़ रहा है। तो थोड़ा सा ग्लोब गड़बड़ी आज। नहीं, सच तो है। नहीं तो फ्यूचर्स देखो ना, हाँ, ठीक है, हरा देखो, ठीक है, थोड़ा बहुत हरा। अभी सब लोग उम्मीद पे ही जागे दुनिया का है, तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आज ग्लोब गड़बड़ाया हुआ। पर हमारे कुछ डोमेस्टिक इश्यूज इंटरेस्टिंग, लेकिन पहले सेटअप समझ लेते हैं। कल का मार्केट स्क्रीन्स पर आना चाहिए। शुरुआत वोलेटाइल थी, टसल था, फिर हाफ डे के बाद तो निकल पड़ा। क्या मूव्स आए भारतीय बाजारों में, 3/4% ऊपर, 24,800 पे सेशन की समाप्ति। पर अब इस बीच सेटअप कैसा लग रहा है? एफआईएस खरीद रहे हैं, कल भी लगभग खरीद एफआईएस खरीद रहे हैं। सबसे बड़ा सेटअप में यही हो गया। जब एफआईएस खरीद रहे हैं तो मैं जैसे एक चीज़ बता रहा हूँ, मैं काफ़ी रिलीजियस आदमी हूँ, तो अभी मैं जब अयोध्या भी गया था तो मुझे एक चीज़ बताई गई थी कि भाई जब वो मैं हनुमानगढ़ी गया था तो बजरंगबली के दर्शन करने के लिए, तो वहाँ पर आई थिंक ट्यूसडे को या सैटरडे को कुछ वो परिक्रमा वगैरह होती है। उसमें कहा जाता है कि वो लंबी परिक्रमा होती है, उसमें कहा जाता है कि आप बस लाइन में खड़े हो जाइए, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। वो धक्का लगेगा ना, तो मार्केट में इस समय वो एफआईएस का धक्का लग रहा है वो इस समय, तो इसके लिए ये वो चीज़ होगी। अच्छा, सेटअप पे आओ ना, मैं इससे पहले एक चीज़
फिर डिस्कस करना चाहता हूँ, और ये मैं चीज़ लोगों को बोलता हूँ कि प्लीज़ एक चीज़ को समझिए। इन्फोसिस का स्टॉक की बात करता हूँ मैं एक बार पहले वापस। इन्फोसिस का स्टॉक कल कहाँ बंद हुआ है? 1758 पर, ठीक है। ADR 8% ऊपर था। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि चलिए हम 6% गैप अप के साथ खुलेंगे। 6% का गैप अप मतलब इन्फोसिस खुलेगा करीब करीब 1864 पर। अब इन्फोसिस अगर 1864 पर खुलेगा और अगर आपको कोई टारगेट दे रहा है 1850 के या 1855 के, तो उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मतलब आप खरीद पाएंगे क्या? ये आप 1758 पे नहीं खरीद पाएंगे, इस चीज़ को समझ लीजिए। तो वो सब टारगेट की कोई वैल्यू नहीं है कि आप मतलब वो खुलेगा ही उसके ऊपर, वो 1864 पे खुलेगा वो। अब क्या कर लेंगे आप? चलिए मैं बोल देता हूँ 1860 का टारगेट है और वो खुलेगा ही उसके ऊपर और मेरा टारगेट हिट। ऐसे नहीं होता है। वो खुलेगा जहाँ पे, वहाँ पे खरीद के फिर पैसा बनेगा नहीं, उसकी बात करिए, ठीक है। खैर नहीं, उसके ऊपर मैं आऊँगा, लेकिन अब बाकी सेटअप की बात कर लेता हूँ। FIS की क्लियर कट बाइंग है, करीब करीब 5400 करोड़ की बाइंग है और ये लगातार बढ़ रही है। अब वो जो बार्स आएंगे आपकी स्क्रीन पर, और DIS सेल कर रहे हैं, वो DIS को बाय करने की ज़रूरत नहीं है। जब FIS इतना बेच रहे हैं तो फिर क्यों वो DIS को खरीदने की ज़रूरत है? इसके लिए DIS लगातार उसको सेल कर रहे हैं। और अब देखिए आप 5484 करोड़ की बाइंग, और ये लगातार बढ़ रही है। मतलब एटलीस्ट कल का नंबर जो है, आई थिंक पिछले कुछ दिनों का सबसे बड़ा नंबर है। मुझे जो नंबर कंसर्न कर रहा है वो स्टॉक फ्यूचर की बाइंग का है। इंडेक्स फ्यूचर में तो 2600 करोड़ बाय हुए हैं। कल मुझे लग रहा है FIS ने IT फ्यूचर्स में भी बहुत ज़बरदस्त बाइंग की है। 7500 करोड़ की जो बाइंग है ना, ये एक प्योरली IT में है। कल TCS, इन्फोसिस, जिस तरीके से एम्फेसिस, जिस तरीके से भाग रहे थे वो। लेकिन मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा तभी बनता है जब आप अनकंफर्टेबल होते हैं। इस समय लोग अनकंफर्टेबल हैं बाय करने के लिए, इसीलिए सबसे ज़्यादा पैसा बन रहा है। कल भी एक व्यू ये था ना हमारा आशीष, कल हमने इसीलिए अपना स्टॉप लॉस थोड़ा एडजस्ट किया था, लेकिन उसके बाद क्योंकि अगर वो पहले वाला रखते तो वो ट्रिगर हो जाता। इसके लिए स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 475 पर ले आए थे और 505 से निफ्टी घूम गया। तो खैर उस पर भी आएंगे, लेकिन ये मार्केट इस समय कुछ अलग ही जोन में है। इंडेक्स फ्यूचर्स में एक चीज़ क्लियर है, बैंक निफ्टी में थकान है, निफ्टी एकदम स्ट्रांग है। निफ्टी में 2900 करोड़ की बाइंग है, बैंक निफ्टी में 270 करोड़ की सेलिंग है, और वो ट्रेंड आएगा आपकी स्क्रीन पर। 2600 करोड़ के करीब तक बाइंग हुई है इंडेक्स फ्यूचर्स में। और लॉन्ग देखिए कल कितने जुड़े हैं, 57,851 लॉन्ग जुड़े हैं, 15,000 शॉर्ट भी जुड़े हैं। और वो लॉन्ग शॉर्ट का ग्राफिक आएगा आपकी स्क्रीन पर। ये देखिए वापस अब हम ऑल टाइम हाई पर आ गए इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग पोजीशंस। टेबुलर फॉर्मेट में देख लीजिए, वापस 3,90,000 लॉन्ग हो गए। जो 3,06,000 तक पहुंच गए थे हम 11 जुलाई को, अब हम वापस 3,90,000 मतलब करीब करीब 4 लाख लॉन्ग पर पहुंच गए। सीरीज़ के शुरू से इतने लॉन्ग पोजीशंस हैं, उसके बावजूद मार्केट गिरा नहीं है। ये एक इंडिकेशन है। हाँ, लेकिन इसमें एक इंडिकेशन ये है कि कल को अगर कोई ख़राब न्यूज़ आ गई तो मार्केट तैयार नहीं है उसके लिए। और एक चीज़, कल इंडिया विक्स थोड़ा सा बढ़ा 2%। और एक आंकड़ा जो हल्का सा ओवरबॉट है वो है निफ्टी का पुट कॉल रेशियो, वो आ गया 1.41 पर। लेकिन इसमें एक चीज़ समझिए आप, अगले हफ्ते एक्सपायरी है और अगले हफ्ते बजट भी है, तो हो सकता है थोड़ा मार्केट उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा हो। और बैन की जहाँ तक बात है, बैन में भी अब 11 स्टॉक्स हो गए हैं, क्योंकि कल 4 स्टॉक और ऐड हो गए, बंधन बैंक, हैल, सेल और इंडिया सीमेंट। बंधन और इंडिया सीमेंट तो बैन से बाहर ही आए बैन में जाने के लिए, और एक बाहर आ गया चंबल फर्टिलाइजर्स, और उसके अलावा 7 स्टॉक और ऑलरेडी हैं। तो कुल मिलाकर 11 स्टॉक बैन में है। तो सेटअप ओवरबॉट है, इसमें कोई डाउट नहीं कि सेटअप ओवरबॉट है। लेकिन जस्ट बिकॉज सेटअप ओवरबॉट है, इसके लिए आप शॉर्ट कॉल नहीं ले सकते। रहना आपको लॉन्ग ही है विद स्टॉप लॉस। परफेक्ट है, लेना लॉन्ग है। और ये कल सुबह भी चर्चा हो रही थी। कल का निफ्टी आपकी स्क्रीन पर है। ये बात हुई थी कि बाजार के लिए बड़ा सपोर्ट है 24,500 के आसपास, और अपन ने बाकी स्टॉप लॉस नीचे करके 24,450 का करा था। अपना खरीदारी करने का जोन था 550-600 के आसपास। सब कुछ वैसे ही स्क्रीन पे प्ले आउट हुआ। 550 के आसपास निफ्टी में बाय इनिशिएट किया होता, 24,800 पहले रेजिस्टेंस तक चला गया था, और आज शायद वो बड़े रेजिस्टेंस की तैयारी कर रहा होगा खुलते से बाजार। पॉइंट टू पॉइंट जैसी स्ट्रैटेजी थी, ब्यूटीफुली वर्कआउट होती हुई आपकी स्क्रीन पे कल के सेशन में। लेकिन आज हमारे बड़े रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है। खैर इस बीच ओवरनाइट समीकरण बदले हुए हैं। अब अप्रोच क्या रखेंगे निफ्टी? आज थोड़ा टफ है, आज थोड़ा टफ है, क्योंकि आज मैं खुद थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा। 24,900 से 25,000 के बीच आई थिंक जाने की तैयारी तो मार्केट करेगा, वो साइकोलॉजिकल है। वहाँ थोड़ी रेजिस्टेंस आएगी, थोड़ी प्रोग्राम सेलिंग आएगी आशीष 25,000 पर, और बड़ा रेजिस्टेंस आपको मिलेगा 25,150 से 25,200। और एक चीज़, मार्केट बजट से पहले इतनी बड़ी रैली मार्केट में हो गई है, तो थोड़ा सा अब इन लेवल पर बाय नहीं बनता है। अब आप अपने एग्जिस्टिंग पोजीशन को ही कैरी करिए, क्लोजिंग बेसिस पर 24,700 का स्टॉप लॉस लगाकर उसको कैरी करिए। अब वैसे तो 24,500 होना चाहिए स्टॉप, लेकिन 24,500 का स्टॉप आप नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि 24,800 पर आप क्लोज में 300 पॉइंट का स्टॉप, तो 24,700 के स्टॉप के साथ कैरी करिए। कल मार्केट ने आपको शानदार एंट्री दी, रोज रोज मार्केट आपको नहीं देगा उस तरीके की एंट्री, ठीक है।
इन लेवल पर मैं फ्रेश बाय नहीं दूंगा। मेरा बहुत क्लियर व्यू है कि इन लेवल पर फ्रेश बाय नहीं होगा। अगली बाय के लिए आपको वेट करना होगा एक करेक्शन का 24,600 से 24,650 के बीच में अगर आ जाए पोजिशनली तभी, वरना बाय नहीं है। आज एक और बड़ा ट्रिगर है, रिलायंस के नंबर्स आएंगे आज मार्केट बंद होने के बाद, तो मंडे को मार्केट रिएक्ट करेगा उसको, और मंगलवार को बजट भी है। तो अब अगर आप चाहें ना 2-3 दिन अब थोड़ा सा शांति से बैठ जाएं भले, और उसके बाद एक व्यू लें। कंपल्सिव ट्रेडर्स के लिए मैं डे ट्रेडिंग की रेंज बता देता हूँ। 24,800 से 24,850 का जोन है जहाँ पर खुलने की शुरुआत इंडिकेशन है, वहाँ लेने की कोशिश करें, और 24,750 से 24,800 में ऐड करने की कोशिश करें। एक बहुत स्ट्रिक्ट टाइट स्टॉप लॉस लगाकर 24,650 का। एक चीज़ समझ लीजिए, आज आप अगर फ्रेश बाय कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस हिट होने का रिस्क है, ठीक है, क्योंकि हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। इसके लिए इस चीज़ को समझ कर ट्रेड लें। हर दिन रिस्क रिवॉर्ड जो है ना वो आपके फेवर में नहीं होगा। आज रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में नहीं है, कल था, आज नहीं है। परफेक्ट। ये कहानी है भाई निफ्टी की, बढ़िया कमा रहे थे, आज रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं है। ऐसे ही मैं वो, क्योंकि आज हम 25,000 के उस जादुई आंकड़े को छूने जा रहे होंगे, 25,000 निफ्टी पे आज छू रहे होंगे शायद। तो ऐसे ही देख रहा था 24 से 25 की जर्नी में बैंक्स ही जिन्होंने डिसअपॉइंट करा, HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक वगैरह वगैरह, और इस जर्नी में बैंक्स ही थे वो जो पॉकेट हमने अवॉइड करी। बिल्कुल। तो निफ्टी ने बढ़िया कमा के दिया, बैंक से अपन दूर थे, इसकी हमेशा चर्चा हुई थी। अब निफ्टी बैंक कैसा पोजीशन दिया आज फ्राइडे के लिए, कैसा अपडेट? देखिए, जिस दिन बैंक निफ्टी चलेगा उस दिन अच्छा चलेगा, लेकिन हम उस दिन का वेट करेंगे, तब तक इसको अवॉइड ही करेंगे। अभी भी मेरी अवॉइड की कॉल है बैंक निफ्टी पर। ये देखिए, इस तरीके के स्विंग्स में ना कोई ट्रेड नहीं कर सकता, ये सिर्फ जो हमारे ट्विटर के महारथी हैं जो वही ट्रेड कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता इस तरीके के इसमें। तो इंडिविजुअली ट्रेड करें बैंक निफ्टी के स्टॉक्स को। जैसे PSU बैंकों में अच्छा मोमेंटम है, लेकिन PSU बैंक निफ्टी अवेलेबल नहीं है, तो आप इंडिविजुअल स्टॉक्स को ट्रेड करें वहाँ पर। इस महीने आशीष निफ्टी चला 3.3%, निफ्टी बैंक 0.5%, मतलब परफेक्ट मार्केट फॉर ऑप्शन राइटर्स। दोनों तरफ के ऑप्शन बेचकर ऑप्शन राइटर्स ने बहुत पैसा बनाया है, क्योंकि बैंक निफ्टी के ऑप्शन वैसे ही महंगे होते हैं। और इसका डिफरेंशियल क्या है? निफ्टी IT जो 11% दौड़ा है इस महीने। देखिए, निफ्टी बैंक में ट्रेड मिलेगा आपको, या तो हम 51,800 तोड़कर उसके नीचे बंद हो जाएं, या हम 53,000 तोड़कर उसके ऊपर बंद हो जाएं। ये मेरा एक व्यू कंसिस्टेंट है पिछले 3-4 दिन से, मैं अभी भी उस पर इंटैक्ट हूँ। जब तक इनको ना बैंक निफ्टी वायलेट करे ईदर साइड, तब तक बाउंड्रीज पर ट्रेड करें और प्योरली इंटरडे में ट्रेड करें। पोजीशन तो खैर आप बैंक निफ्टी में कैरी कर ही नहीं सकते किसी भी तरीके से। आज के लिए क्या रेंज रहेगी? 52,300 से 52,950। अगेन बड़ी रेंज है ये, 650 पॉइंट की। अगर इस रेंज को आप ट्रेड कर सकते हैं 52,300 से 52,950 की, गुड फॉर यू। नहीं कर सकते, अवॉइड, और बाकी चीज़ों पर फोकस करें फिर। नहीं, ठीक है। ये है निफ्टी बैंक की आज फ्राइडे की हमारी स्ट्रैटेजी।